इस टॉपिक में हम लोग हिमाचल प्रदेश की नदियाँ और पुल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नदियाँ। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम अपवाह तंत्र की बात करें तो एक नदी परिक्षेत्र में जितनी भी जल धाराएं आकर मिलती हैं तथा जल का भाव मुख्य नदी की ओर होता है, उस सारे प्रदेश को उस नदी का अपवाह क्षेत्र या बेसिन या परिक्षेत्र कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल नदियों के जल अधिग्रहण क्षेत्र का सर्वाधिक भूभाग सतलुज तथा न्यूनतम यमुना नदी के अधीन है। तो सतलुज में हमारे जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है उसका कितना परसेंट एरिया आता है? 30.69%। 30.69% जो है सतलुज में जल ग्रहण क्षेत्र आता है, 30.69%। और यमुना में आता है 0.67%। 0.67%। सतलुज में सबसे ज़्यादा 30.69% जल अधिग्रहण क्षेत्र है और यमुना में न्यूनतम है 0.67%। इसके अलावा व्यास में है 24.50%, चिनाब में 14.2% और रावी में 9.9%। तो सबसे ज़्यादा एरिया सतलुज में है 30.69%, उसके बाद व्यास में 24.50% या 24.50%, चिनाब में 14.2%, रावी में 9.9% और यमुना में 0.67% सबसे कम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सतलुज में कितना है? 30.69% जल अधिग्रहण क्षेत्र है हिमाचल का। सतलुज में 30.69% जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद व्यास में है 24.50%, चिनाब में 14.2%, रावी में 9.9% और यमुना में 0.67%। यदि हम नदी तंत्र की बात करें तो हिमाचल में मेनली दो नदी तंत्र हैं जो कि इस प्रकार से हैं। एक तो सिंधु नदी तंत्र और एक गंगा नदी तंत्र। तो जो सतलुज, व्यास और रावी है और चिनाब, ये नदियाँ सिंधु नदी तंत्र का अभिन्न भाग हैं। कौन कौन सी? सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब। तो चार नदियाँ हो गई सिंधु नदी तंत्र से। और जबकि टोंस, पब्बर, गिरी, यमुना ये गंगा नदी तंत्र का अभिन्न भाग है। टोंस, पब्बर, गिरी, बाटा और यमुना ये गंगा नदी तंत्र का अभिन्न भाग है। हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियां हैं जो उनके बारे में हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे इनके प्राचीन नाम, तो सतलुज का जो वैदिक नाम है वो है सुतुद्री और सांस्कृतिक नाम है शतद्रु। सतलुज का वैदिक नाम सुतुद्री और संस्कृत में नाम है शतद्रु। व्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या और संस्कृत का नाम है पिपाशा। रावी का वैदिक नाम पुरुषानी है, संस्कृत नाम इरावती। चिनाब का वैदिक नाम असिकनी है और यमुना का जो वैदिक नाम है कालिंदी है। जलग्रहण जो क्षेत्र है, जलग्रहण क्षेत्र है, अगर हम वर्ग किलोमीटर में देखें तो सतलुज का कितना है? 20,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद व्यास का 12,000 वर्ग किलोमीटर, चिनाब का 7,500, रावी का 5,451, यमुना का 2,320 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में हमने देखा था जो 20,000 वर्ग किलोमीटर है सतलुज का, वो कितना था? 30.69%। और उसके बाद सेकंड नंबर पे था व्यास का 12,000 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में था 24.50%। चिनाब का 7,500 जो वर्ग किलोमीटर है ये परसेंटेज में कितना था? 14.2%। रावी का जो 5,451 वर्ग किलोमीटर है ये परसेंटेज में होगा 9.9%। और यमुना का जो 2,320 वर्ग किलोमीटर है ये परसेंटेज में है 0.67%। सहायक नदियाँ देखते हैं। तो सतलुज की सहायक नदियाँ मेनली है बसपा और स्पीति। सतलुज की सहायक नदियाँ हैं बसपा और स्पीति। रावी की है भांदल, तंतगिरी, छतरानी, स्यूल, साल, बुढ़िल, बजलेडी और चिड़चिंड। रावी की कौन सी है? भादल, तंतगिरी, छतरानी, स्यूल, साल, बुढ़िल, बजलेडी और चिड़चिंड। चिनाब की सहायक नदियां हैं चंद्रा और भागा।
व्यास की है बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहल। यमुना की है गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सतलुज की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बसपा और स्पीति। रावी की सहायक नदियाँ हैं भांदल, तंतगिरी, छतरानी, सियूल, साल, बुढ़िल, बजलेड़ी और चिरचिंड। चिनाब की है चंद्रा और भागा। व्यास की बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहल। यमुना की है गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा। उद्गम स्थल की बात करें तो सतलुज का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, रकस झील भी बोलते हैं इसे, और तिब्बत से निकलती है ये। तिब्बत से जो मानसरोवर झील है या रकस झील है, तो वहाँ से सतलुज नदी निकलती है। बाणासुर मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाया था, ऐसी धारणा है। चिनाब चंद्रा व भागा नदियों के संगम, जो कि टांडी है लाहौल स्पीति में बालाचर दर्रे के समीप, वहाँ से चिनाब का उद्गम होता है। चंद्रा और भागा नदियों का संगम कहाँ होता है? टांडी में। लाहौल स्पीति में टांडी जगह है और यहाँ बालाचर दर्रे के समीप चिनाब का उद्गम होता है। नेक्स्ट है व्यास। व्यास का उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा, जिससे भृगुतुंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है रावी। रावी का उद्गम स्थल है बड़ा भंगाल, कांगड़ा में। और यमुना का जो उद्गम स्थल है वो है कालिंद पर्वत, यमुनोत्री। लंबाई की हम बात करें तो वैसे मेनली हमें हिमाचल प्रदेश में देखना है कि इनका प्रवाह क्षेत्र कितना है। तो जो सतलुज है उसका 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है। ओवरऑल अगर देखें तो 1448 है। हिमाचल में कितना है? 320 किलोमीटर। यमुना का ओवरऑल है 1525 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र, लेकिन हिमाचल में इसका प्रवाह क्षेत्र 22 किलोमीटर के आसपास है। और ये सबसे कम प्रवाह क्षेत्र वाली नदियाँ है जो हिमाचल की अगर बात करें, हिमाचल में इसका प्रवाह क्षेत्र 5 नदियों में से सबसे कम है। चिनाब की जो कुल लंबाई है वह है 1200 किलोमीटर, लेकिन हिमाचल में है 122 किलोमीटर। रावी की 720 किलोमीटर टोटल है और 158 है हिमाचल में। व्यास की 460 किलोमीटर है और हिमाचल में है 256 किलोमीटर। तो हम हिमाचल वाली एक बार जो इसका प्रभाव क्षेत्र है उसको रिपीट कर लेते हैं। देखो, सतलुज का सबसे ज़्यादा है 320 किलोमीटर। सतलुज का प्रभाव क्षेत्र हिमाचल में सबसे ज़्यादा है 320 किलोमीटर। उसके बाद आता है व्यास का। व्यास का क्षेत्रफल है प्रभाव क्षेत्र 256 किलोमीटर। उसके बाद रावी का 158 किलोमीटर, चिनाब का 122 किलोमीटर, यमुना का सबसे कम है। सतलुज का 320 किलोमीटर, व्यास का 256 किलोमीटर और रावी का 158 किलोमीटर और चिनाब का 122 किलोमीटर। अगर हम नदियों के किनारे बसे शहरों की बात करें तो सतलुज के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी और बिलासपुर। सतलुज के किनारे शहर हैं नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी और बिलासपुर। यमुना नदी के किनारे पौंटा साहिब बसा है और व्यास नदी के किनारे हैं मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर और देहरा गोपीपुर। व्यास नदी के किनारे है मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर और देहरा गोपीपुर। ये व्यास नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी के किनारे चंबा और भरमौर बसा है। चिनाब के किनारे है टांडी। अब देखते हैं हम प्रवेश स्थान कि हिमाचल में अगर कोई नदी बाहर से आ रही है तो कहाँ से उसका प्रवेश हो रहा है और कहाँ पर वो हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। तो रावी नदी चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो रावी नदी हिमाचल को कहाँ पर छोड़ती है? ये खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलकर कहाँ पर प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। रावी नदी हिमाचल में चंबा के खैरी स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर कहाँ चले जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो चंबा का खैरी स्थान इसका हिमाचल में लास्ट एंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है।
यमुना यमुना जो है ये खोदर माजरी से हिमाचल में प्रवेश करती है। यमुना कहाँ से हिमाचल में प्रवेश करती है? खोदर माजरी से। और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकलकर यह हरियाणा में चली जाती है। तो यमुना खोदर माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाले से हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में चली जाती है। सतलुज शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल में प्रवेश करती है। सतलुज कहाँ से प्रवेश करती है? हिमाचल में शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल में प्रवेश करती है। और भाखड़ा गांव जो है वहाँ से पंजाब में प्रवेश करती है। बसपा नदी कल्पा में सतलुज में मिलती है। जो हमने सतलुज की सहायक नदी बसपा पढ़ी थी वो सतलुज में कहाँ पर मिलती है? कल्पा में। तो कल्पा में जो है बसपा नदी सतलुज में मिल जाती है। सतलुज किन्नौर को छोड़कर शिमला में छुआरा में प्रवेश करती है। तो जब सतलुज नदी शिपकी दर्रे किन्नौर से पहले हिमाचल में प्रवेश करती है, फिर किन्नौर के बाद जब किन्नौर को छोड़कर ये शिमला में जाती है तो कहाँ से जाती है? छुआरा से। और स्पीति नदी जो सतलुज में नामगिया खाब किन्नौर में मिलती है। दूसरी हमने सतलुज की सहायक नदी पढ़ी थी स्पीति, वो सतलुज में कहाँ मिलती है? नामगिया खाब में। ये जगह है किन्नौर में, यहाँ पर ये स्पीति नदी सतलुज में मिलती है। नेक्स्ट नदी है चिनाब। चिनाब नदी चंबा के भुजिंद से प्रवेश कर, तो चंबा के भुजिंद से प्रवेश करती है चिनाब नदी और संसारी नाले से चंबा को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है। तो चिनाब नदी चंबा में कहाँ से प्रवेश करती है? भुजिंद से। चंबा या हिमाचल में भुजिंद से प्रवेश करती है चिनाब नदी और संसारी नाले से चंबा को छोड़कर कहाँ चली जाती है? कश्मीर में प्रवेश करती है। व्यास व्यास बजोरा से मंडी में और संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे रिलेटेड कि व्यास नदी मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है? बजोरा से मंडी में प्रवेश करती है। व्यास नदी बजोरा से मंडी में प्रवेश करती है और संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है व्यास नदी। अगर हम सहायक नदियों का ब्यौरा देखें अलग अलग नदियों का, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सतलुज की। तो जो सतलुज है उसका ग्रीक में नाम क्या है? हुफ्सिस। सतलुज का ग्रीक में नाम है हुफ्सिस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हुफ्सिस किस नदी का ग्रीक में नाम है? तो ये है सतलुज का। तो ग्रीक में हुफ्सिस बोलते हैं सतलुज को। तो हमने इसकी मेन सहायक नदियाँ पढ़ी थी बसपा और स्पीति, और नोगली खड्ड भी इसका एक सहायक खड्ड बोल सकते हैं हम इसे। तो बसपा नदी बसपा पहाड़ियों से निकलकर, तो बसपा पहाड़ियों से निकलती है बसपा नदी और कहाँ से सतलुज में मिलती है? करछम कल्पा से। करछम कल्पा में सतलुज में मिल जाती है। बसपा नदी सतलुज में कहाँ मिलती है? करछम या फिर कल्पा में। करछम कल्पा के पास यह सतलुज में मिल जाती है बसपा नदी। स्पीति नदी कहाँ से निकलती है? कुंजुम श्रृंखला से। जैसे बसपा नदी बसपा पहाड़ियों से निकली थी, स्पीति नदी कहाँ से निकलती है? कुंजुम श्रृंखला से। और जो स्पीति नदी है इसकी सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पहले भी पूछी जा चुकी हैं एचएस में। तेगपो और कब्जियान। तो तेगपो और कब्जियान जो है वो स्पीति की सहायक नदी हैं। और जैसे हमने पढ़ा कि बसपा जो नदी है वो सतलुज में कहाँ मिलती है? करछम कल्पा में। ऐसी स्पीति नदी नामगिया किन्नौर में सतलुज में मिलती है। नामगिया खाप किन्नौर में। इसके बाद है हांसी और धनखड़ गोम्पा स्पीति के किनारे स्थित है। जो हांसी और धनखड़ गोम्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? स्पीति नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट है कि हांसी और धनखड़ गोम्पा किस नदी के किनारे स्थित है? स्पीति नदी के किनारे। एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखो सतलुज की मेनली दो सहायक नदियां हैं, बसपा और स्पीति। तीसरा नोगली खड्ड भी है। बसपा के बारे में देखते हैं कि बसपा कहाँ से निकलती है? बसपा पहाड़ियों से। और सतलुज में कहाँ मिलती है? ये मिलती है करछम या फिर कल्पा में। करछम कल्पा में जो है बसपा नदी सतलुज में मिल जाती है। स्पीति जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है कुंजुम जो श्रृंखला है वहाँ से स्पीति नदी निकलती है। और तेगपो और कब्जियाँ ये स्पीति की सहायक नदी है। इसके अलावा पिन भी स्पीति की सहायक नदी है। और इसके बाद जो स्पीति नदी सतलुज में कहाँ पर मिलती है? नामगिया या खाब किन्नौर में। हांसी और धनखड़ जो है ये गोम्पा स्पीति नदी के किनारे स्थित है। नोगली खड्ड की अगर हम बात करें तो ये रामपुर बुशहर में
सतलुज में मिलता है। नोगली खड्ड कहाँ मिलता है? रामपुर बुशहर में सतलुज में मिलता है। सतलुज नदी फिरनू गांव के पास मंडी जिले में प्रवेश करती है। जो सतलुज नदी है वो फिरनू गांव के पास मंडी जिले में प्रवेश करती है। फिरनू गांव के पास जो है सतलुज नदी कहाँ प्रवेश करती है? मंडी में। इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी नदी फिरनू गांव के पास मंडी में प्रवेश करती है, ये है सतलुज नदी। नेक्स्ट है यमुना की सहायक नदियाँ। तो यमुना की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो गिरी नदी इसमें प्रमुख है। गिरी नदी कहाँ से निकलती है? कुपर चोटी जुब्बल से निकलती है। गिरी नदी कुपर चोटी जुब्बल से निकलती है। यह नदी पोंटा के मोकामपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। गिरी नदी यमुना नदी में कहाँ मिलती है? पोंटा के मोकामपुर के पास। पोंटा के मोकामपुर के पास जो गिरी नदी है यमुना में मिल जाती है। कुपर चोटी जुब्बल से निकलने के बाद यमुना में कहाँ मिलती है गिरी नदी? पोंटा के मोकामपुर में। जलाल, अश्वनी इसकी सहायक नदियां हैं। जो गिरी नदी है उसकी सहायक नदियों का क्या नाम है? जलाल और अश्वनी। अश्वनी और जलाल जो है सहायक नदियां हैं गिरी नदी की। अश्वनी खड्ड साधु पुल सोलन के पास गिरी नदी में मिलता है। अश्वनी खड्ड कहाँ मिलता है गिरी नदी में? तो ये मिलता है साधु पुल सोलन के पास। अश्वनी खड्ड साधु पुल सोलन के पास गिरी नदी में मिलता है। जलाल नदी की अगर हम बात करें जो कि गिरी की सहायक नदी है, तो जलाल गिरी की सहायक नदी है जो नेही धारटी से निकलती है। नेही धारटी से निकलती है और ददाहू के पास गिरी नदी में मिलती है। बागथन जलाल नदी के किनारे स्थित है। तो बागथन कहाँ स्थित है? जलाल नदी के किनारे। तो हमने यमुना की सहायक नदी पढ़ी गिरी नदी। तो गिरी नदी के बारे में क्या था कि कुपर चोटी जुब्बल से निकलती है और पोंटा के मोकामपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ पर गिरी की जो सहायक नदियाँ हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। वो कौन कौन सी है? जलाल और अश्वनी। जो अश्वनी नदी है उसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि साधुपुल सोलन के पास एक गिरी नदी में मिलती है। अश्वनी जो खड्ड है वो साधुपुल सोलन के पास गिरी नदी में मिलता है। और जो दूसरी सहायक नदी है गिरी की वो है जलाल। और जलाल कहाँ से निकलती है? ये नेही धारटी से और ददाहू के पास गिरी नदी में मिलती है। और बागथन जो है ये जलाल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट सहायक नदी है यमुना की, वो है टोंस। टोंस नदी रुपिन और सुपिन नदियों के संगम नेतवार से निकलती है। तो टोंस नदी कहाँ से निकलती है? नेतवार से। जहाँ पर रुपिन और सुपिन नदियों का संगम होता है नेतवार में, वहीं से टोंस नदी बनती है या निकलती है। रुपिन सुपिन नदियों के संगम नेतवार से। टोंस नदी सहस्त्रधारा खोदर माजरी के पास यमुना में मिलती है। तो टोंस नदी यमुना में कहाँ मिलती है? सहस्त्रधारा या फिर खोदर माजरी के पास यमुना में मिलती है। पब्बर नदी टोंस की सहायक नदी है। तो पब्बर नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? टोंस की। तो टोंस की सहायक नदी है पब्बर नदी। इम्पॉर्टेंट है। पब्बर नदी टोंस की सहायक नदी जो पब्बर है वो चंद्रनहान झील से निकलती है। तो पब्बर नदी किसकी सहायक है? टोंस की। पब्बर नदी टोंस की सहायक नदी है और कहाँ से निकलती है? चंद्रनान झील से। चंद्रनान झील जो शिमला में है वहाँ से पब्बर नदी निकलती है और ये टोंस की सहायक नदी है। पब्बर नदी चक्राता के पास टोंस नदी में मिलती है। तो पब्बर नदी जो टोंस नदी में कहाँ मिलती है? चक्राता के पास टोंस में मिलती है। उसके बाद है कि आंध्रा नदी पब्बर की सहायक नदी है। तो जो ये पटसरी और आंध्रा है ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये पब्बर की सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदी टोंस है। टोंस की सहायक नदी कौन सी है? पब्बर नदी। और पब्बर नदी की भी आगे दो सहायक नदियां हैं, वो है पटसरी और आंध्रा नदी। तो पटसरी नदी खड़ा पत्थर शिमला से निकलकर पटसरी पब्बर नदी में मिलती है। तो पटसरी नदी कहाँ से निकलती है? खड़ा पत्थर शिमला से निकलती है और पटसरी स्थान पर पब्बर नदी में मिलती है। आंध्रा नदी जो चिड़गांव में पब्बर नदी में मिलती है। आंध्रा नदी कहाँ मिलती है? चिड़गांव में पब्बर नदी में मिलती है। चिड़गांव रोहडू और नेरवा। चिड़गांव जो है वो रोहडू और नेरवा इसके किनारे बसे हैं। चिड़गांव, रोहडू और नेरवा ये सब आंध्रा नदी के किनारे बसे हैं। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? टोंस नदी के बारे में। तो टोंस नदी का हमने पढ़ा मेन कि रुपिन और सुपिन जो हैं उन नदियों का संगम होता है नेतवार में, वहाँ से टोंस नदी निकलती है। और जो टोंस नदी यमुना में कहाँ मिलती है? सहस्त्रधारा खोदर माजरी के पास। सहस्त्रधारा खोदर माजरी के पास जो है टोंस नदी यमुना में मिल जाती है। और टोंस की आगे सहायक नदी कौन सी है? पब्बर।
तो पब्बर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? चंद्रनहान झील से। और पब्बर नदी टोंस में कहाँ मिलती है? चक्राता के पास, है ना। चक्राता के पास टोंस नदी में मिलती है पब्बर नदी। अब जो पब्बर नदी है इसकी भी आगे दो सहायक नदी हैं, पटसरी और आंध्रा। पटसरी कहाँ से निकलती है? खड़ा पत्थर शिमला से, और ये पटसरी स्थान में पब्बर नदी में मिल जाती है। आंध्रा नदी चिड़गांव में पब्बर नदी में मिलती है, और जो आंध्रा नदी है उसके किनारे तीन जो जगह है वो बसी हैं, जो कि है चिड़गांव, रोहड़ू और नेरवा। चिड़गांव, रोहड़ू और नेरवा किस नदी के किनारे है? आंध्रा नदी के किनारे है चिड़गांव, रोहड़ू और नेरवा। आगे देखते हैं हम लोग चिनाब नदी। तो चिनाब की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चिनाब की जो मेनली दो सहायक नदियां हैं, चंद्रा और भागा। भागा के से रिलेटेड फैक्ट है कि लाहौल घाटी बारलाचा दर्रे के समीप सूरजताल से निकलकर टांडी में भागा चंद्रा नदी में मिलती है। तो हमने जैसे पढ़ा था कि चंद्रा और भागा नदियाँ जो है लाहौल स्पीति में टांडी स्थान पर आपस में मिल जाती हैं, और वहीं से क्या है? चिनाब नदी का जो है उद्गम होता है। तो भागा नदी निकलती कहाँ से? लाहौल घाटी बारलाचा दर्रे के समीप सूरजताल झील से। तो लाहौल घाटी बारलाचा दर्रे के समीप जो सूरजताल झील है, तो सूरजताल झील कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। तो वहीं पर लाहौल घाटी बारलाचा दर्रे के समीप जो सूरजताल झील है वहाँ से निकलकर टांडी में जो भागा और चंद्रा नदी मिल जाती है आपस में। चंद्रा नदी से रिलेटेड भी यही बात आपको याद रखनी है, बस यहाँ पर झील अलग है कि लाहौल घाटी से ही निकलती है, बारलाचा दर्रे के समीप ही इसका जो स्रोत है वो है चंद्रताल झील। तो चंद्रताल झील से कौन सी नदी निकलती है? चंद्रा नदी, और ये बाद में टांडी स्थान पर चंद्रा नदी भागा नदी में मिल जाती है। कोकसर चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। कोकसर किस नदी के किनारे स्थित है? चंद्रा नदी के किनारे। तो कोकसर याद रखिएगा, चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। अब टांडी में चंद्रा और भागा नदी जब मिल जाती है, यहाँ से चिनाब का उद्गम होता है। इसके अलावा चिनाब के कुछ और सहायक नदियाँ और खड्ड हैं, जैसे है मियार नाला। तो मियार नाला किसका सहायक है? चिनाब का। मियार नाला चिनाब का सहायक है। और तवी नदी इंपॉर्टेंट है, तवी नदी चिनाब की सहायक नदी है। सैचू नाला जो कि पांगी घाटी में है, ये भी चिनाब की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? मियार नाला, तवी नदी, सैचू नाला। मियार नाला, तवी नदी और सैचू नाला जो पांगी घाटी से निकलता है, ये चिनाब की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं हम रावी की सहायक नदियां। तो रावी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो भांदल और तंतगिरी जलधाराओं के बड़ा बंगाल क्षेत्र में मिलने से रावी नदी का उद्गम होता है। तो रावी नदी का उद्गम किन दो जलधाराओं के मिलने से होता है? भांदल और तंतगिरी। तो भांदल और तंतगिरी को भी हम लोग इसकी सहायक नदियां भी बोलते हैं, और इन्हीं दो जलधाराओं के मिलने से रावी नदी का उद्गम होता है। रावी इन दोनों नदियों के संगम से उत्पन्न होती है। इसके अलावा आगे जो इसकी और सहायक नदियां हैं वो है बुढ़ल खड्ड। तो कुगती खड्ड और मणिमहेश खड्ड के हडसर नामक स्थान पर संगम होने से बुढ़ल जो खड्ड है उसका उद्गम होता है। बुढ़ल खड्ड खड़ामुख के पास रावी में मिलते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो बुढ़ल खड्ड है वो कैसे हडसर में इसका उद्गम होता है। बुढ़ल खड्ड का किसके मिलने से? कुगती खड्ड और मणिमहेश खड्ड के मिलने से। कुगती खड्ड और मणिमहेश खड्ड, कुगती खड्ड और मणिमहेश खड्ड के मिलने से कहाँ पर मिलते हैं? हडसर में। कुगती खड्ड और मणिमहेश खड्ड हडसर में मिलते हैं, और इन दोनों के मिलने से बुढ़ल खड्ड का उद्गम होता है। और बुढ़ल खड्ड कहाँ पर रावी नदी में मिलता है? ये खड़ामुख के पास, खड़ामुख स्थान है उसके पास ये रावी नदी में मिलता है। बुढ़ल खड्ड रावी में कहाँ मिलता है? खड़ामुख में। ओवड़ी खड्ड, ओवड़ी खड्ड जो है सुल्तानपुर के समीप तथा मंगला खड्ड शीतला पुल के समीप रावी नदी में मिलता है। तो हम ओवड़ी खड्ड की बात करें तो सुल्तानपुर के समीप जो जगह है तथा मंगला खड्ड शीतल पुल के समीप रावी नदी में ये मिलता है ओवड़ी खड्ड। टुंडहा खड्ड और चनेड़ खड्ड दुनाली के पास कलसुई में रावी में विलीन हो जाते हैं। तो टुंडहा और चनेड़ ये खड्ड हैं, ये भी रावी में कहाँ मिलते हैं? कलसुई में रावी में विलीन हो जाते हैं। नेक्स्ट है साल खड्ड। तो होल खड्ड और कीड़ी खड्ड की साहो के समीप संगम होने से साल खड्ड का निर्माण होता है। तो साहो के पास कौन कौन से खड्ड मिलते हैं? होल खड्ड और कीड़ी खड्ड। होल खड्ड और कीड़ी खड्ड जो है
ये साहो के समीप इनका संगम होता है और सालखड का निर्माण होता है। चंबा के पास बालू नामक स्थान पर सालखड रावी में मिलता है। तो चंबा के पास एक बालू नामक स्थान है, वहाँ पर सालखड रावी में मिलता है। बैराखड अपर चुराह से निकलने वाला बैराखड अपर चुराह से निकलता है, जो बैराखड है में अनेक जलधाराएं मिलती हैं। तो अपर चुराह से जो बैराखड निकलता है उसमें अनेक जलधाराएं मिलती हैं। मूलवास खड और जो सतरुंडी खड तरेला के पास बैराखड में मिलते हैं। बलसियों खड जो चहनी, एथन, शिलाओ, सुप्रांजला तथा गुलेखड के मिलने से बनी है और बड़ियों नामक स्थान पर बैराखड में मिलती है। सेईकोठी में क्या होता है कि खोहली जो खड है बैरा नदी में मिलता है और मक्कन खड का निर्माण यहाँ पर मनवाल खड, शक्ति खड के मिलने से होता है, जो चंद्रेश खड कहलाता है। चंद्रेश खड खखड़ी नामक स्थान पर बैराखड में मिलता है। कल्हो जोत से निकलने वाले तिस्सा खड में नागनी खड मिलता है। तिस्सा खड भी खखड़ी खड नाम पर बैराखड से मिलता है। तो जो खखड़ी नामक स्थान है वहाँ पर तिस्सा खड भी किससे मिल जाता है? बैराखड से। और हिमगिरी के क्षेत्रीय गांव में बैराखड स्यूल नदी में मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की बजाय ये ज़्यादा याद रखना है कि रावी के सहायक अगर इनका नाम आए तो आपको पता चलना चाहिए कि बैराग जो खड है वो रावी का सहायक है। और इस तरह से बुढ़ल या बुढ़िल भी बोलते हैं, ओबड़ी, तुंडा, चनेड़, सालखड, बैराखड, हाँ, और स्यूल भी है साथ में। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं कि रावी के सहायक हैं। इसके बाद देखते हैं स्यूल नदी के बारे में। अगर हम देखें जो रावी की सहायक नदी है एक और, तो मगनी जो खड है, बिद्रो खड और जुवास खड के विलय से स्यूल नदी का निर्माण होता है। तो यहाँ 3 खड मिलते हैं, मगनी, बिद्रो और जुवास खड। इनके विलय से जो स्यूल नदी है उसका निर्माण होता है। 3 खड के मिलने से स्यूल जो नदी है इनका निर्माण होता है, जो कि कौन से हैं? संघनी खड, बिद्रो खड और जुवास खड। उसके बाद है कि बारी खड, ड्यूर खड बाद में इसमें मिलते हैं। बारी खड और ड्यूर खड भी बाद में स्यूल नदी में मिल जाते हैं। बैरा खड के मिलने के बाद स्यूल नदी विशाल रूप ले लेती है। जब बैरा खड इसमें स्यूल नदी में मिलता है तो स्यूल नदी का जो रूप है वो विशाल हो जाता है। लोअर चूहा के चोहड़ा नामक स्थान पर स्यूल नदी रावी में मिलती है। तो स्यूल नदी रावी में कहाँ मिलती है? ये इंपॉर्टेंट है कि स्यूल नदी चोहड़ा नामक स्थान पर रावी में मिलती है। कहाँ पर? चोहड़ा नामक स्थान पर स्यूल नदी रावी में मिलती है। व्यास की सहायक नदियों की बात करें तो व्यास नदी संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। व्यास नदी कहाँ से कांगड़ा में प्रवेश करती है? संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है और बजोरा से मंडी में प्रवेश करती है। मिर्थल के पास, मिर्थल इंपॉर्टेंट स्थान है, मिर्थल के पास व्यास कांगड़ा छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। अगर हम कुल्लू जिले में व्यास की सहायक नदियों की बात करें तो सैंज नदी है व्यास की सहायक नदी कुल्लू में, और सैंज नदी स्पीति घाटी के सुपाकनी चोटी से निकलकर लारजी के पास व्यास नदी में मिलती है। सैंज नदी स्पीति घाटी के कहाँ से निकलती है? सुपाकनी चोटी से। इंपॉर्टेंट है कि सैंज नदी कहाँ से निकलती है। सैंज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? स्पीति घाटी के सुपाकनी चोटी। स्पीति घाटी की जो सुपाकनी चोटी है वहाँ से सैंज नदी निकलती है और लारजी के पास जो है सैंज नदी व्यास में मिलती है। व्यास में कहाँ मिलती है सैंज नदी? लारजी के पास। हारला नदी भुंतर के पास व्यास नदी में मिलती है। हारला नदी कहाँ मिलती है? भुंतर के पास व्यास नदी में मिलती है। तीर्थन नदी, तीर्थन नदी जो है पीर पंजाल श्रेणियों से निकलती है। तीर्थन नदी कहाँ से निकलती है? पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है और साथ ही लारजी के पास व्यास नदी में मिलती है। लारजी के पास व्यास नदी में मिलती है। पार्वती नदी व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पार्वती मंतलाई से निकलकर, मंतलाई झील से निकलती है पार्वती, और उसके बाद शमशी में व्यास नदी में मिलती है। पार्वती कहाँ मिलती है? शमशी में, व्यास में मिलती है। मणिकरण कसोल व्यास नदी के तट पर स्थित है। मणिकरण और कसोल याद रखना, मणिकरण और कसोल
किस नदी के तट पर है? व्यास नदी के तट पर। मणिकरण और कसोल व्यास नदी के तट पर स्थित है। अन्य धाराएं जो हैं, जो व्यास की सहायक हैं, वो है सोलंग, मनालसू, फोजल, सोलंग, मनालसू, फोजल, सरवरी, पतली कुहल जलधाराएं पूर्व की ओर से और भुंतर के पास व्यास नदी में मिलती हैं। भुंतर स्थान के पास ये व्यास नदी में मिलती हैं। कौन कौन सी? सोलंग, मनालसू, फोजल, सरवरी, पतली कुहल जलधाराएं। तो हमने कुल्लू जिले में व्यास की सहायक नदियां देखी। सैंज नदी। सैंज नदी कहाँ से निकलती है? स्पीति घाटी के सुपाकनी चोटी से। सैंज नदी स्पीति घाटी के सुपाकनी चोटी से निकलती है और लारजी के पास व्यास में मिलती है। हारला नदी भुंतर के पास व्यास में मिलती है। तीर्थन नदी पीरपंजाल श्रेणी से निकलती है और लारजी के पास व्यास में मिलती है। पार्वती नदी ये निकलती है मंतलाई झील से और शमशी के पास व्यास में मिलती है। अन्य जलधाराएं जो हैं कुल्लू में जो व्यास की सहायक है वो है सोलंग, मनालसू, फोजल, सरवरी, पतली कुहल जलधाराएं हैं। ये पूर्व की ओर से भुंतर के पास व्यास में मिलती हैं। मंडी जिले में व्यास की सहायक नदियों की हम बात करें तो वो हैं कि व्यास नदी कुल्लू जिले के नगवाई को छोड़कर, जो कुल्लू जिले में नंगवाई है उसको छोड़कर बजूरा के पास मंडी में प्रवेश करती है। कहाँ पर? बजूरा के पास मंडी में प्रवेश करती है और कुल्लू जिले के नंगवाई को छोड़कर। यहाँ पर मंडी में अब इसमें उहल नदी जो पंडो और मंडी के बीच व्यास नदी में मिलती है। तो उहल नदी पंडो और मंडी के बीच व्यास में मिलती है। बेकरखड़ संधोल के पास व्यास में मिलता है। बेकरखड़ कहाँ मिलता है? संधोल के पास। और सोनखड़ काड़ी के पास व्यास में मिलता है। ज्यूनीखड़ पंडो के पास व्यास में मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कांगड़ा जिले में व्यास की सहायक नदियों की, तो कांगड़ा में उत्तरवर्ती जो सहायक नदियां हैं व्यास की वो हैं बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, अवा और चक्की व्यास की उत्तरवर्ती सहायक नदियां हैं। गजखड़ पोंग झील के पास व्यास में मिलता है। तो उत्तरवर्ती सहायक नदियां कौन सी है कांगड़ा में? बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, अवा और चक्की। बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, अवा और चक्की। दक्षिणवर्ती सहायक नदियां जो हैं कांगड़ा में व्यास की वो हैं कुन्हाखड़ और मानखड़। दक्षिण से हमीरपुर व्यास नदी में मिलते हैं। तो दक्षिण से अगर हम बात करें तो ये मिलते हैं कुन्हाखड़ और मानखड़। चक्की खड़ पठानकोट के पास चक्की खड़ व्यास नदी में मिलता है। चक्की खड़ कहाँ पर मिलता है? पठानकोट के पास चक्की खड़ व्यास नदी में मिलता है। नूरपुर चक्की खड़ के किनारे स्थित है। नूरपुर किसके किनारे स्थित है? चक्की खड़ के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट है कि जो नूरपुर है वो चक्की नदी या चक्की खड़ के किनारे स्थित है। व्यास नदी हरिसी पतन से हमीरपुर की ओर प्रभावित होती है। हमीरपुर जिले में कुन्हा और मानखड़ व्यास नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो हमीरपुर में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? कुन्हा और मानखड़। कुन्हा और जो मानखड़ हैं ये व्यास नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं हमीरपुर में। नेक्स्ट देखते हैं स्वान नदी। तो स्वान नदी ऊना जिले को दो भागों में बांटती है और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां हैं, स्वान की सहायक नदियां हैं मलाट, तकेवाली, हुम, बरेड़ा, गरनी, पनोजा, गुवरी आदि। इसे ऊना में दुख की दरिया भी कहा जाता है। तो स्वान की सहायक नदियां याद रखिएगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मलाट, तकेवाली, हुम, बरेड़ा, गरनी, पनोजा, गुवरी। मलाट, तकेवाली, हुम, बरेड़ा, गरनी, पनोजा और गुवरी।